हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। क्लासेस को शुरू करेंगे अपने यूजुअल शेड्यूल पे द हिंदू के साथ। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। एंडिंग डोमिनेंस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गूगल नाम की कंपनी के बीच की लड़ाई की। कैसे हमारी सरकार गूगल की मोनोपोली को तोड़ने में लगी है इंटरनेट मार्केट में। चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज़ के साथ में। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और इंटरेस्टिंग इसका क्विज़ है। 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल को पढ़ो, ट्रांसलेट करो, लेकिन साथ साथ में कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो जो मैं सिखाऊंगा इस क्विज पे अप्लाई करना है आपको। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी एंडिंग डोमिनेंस। देखिए, एंडिंग का मतलब है एंड करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। इसको एलिमिनेट करना भी बोलते हैं। एलिमिनेट है ना, एलिमिनेट। और डोमिनेंस का मतलब होता है संप्रभुत्व, प्रभाव, आपकी दादागिरी, आपका इन्फ्लुएंस। कह रहे किसी के संप्रभुत्व को, किसी के प्रभाव को या किसी की दादागिरी को करना है हमें ख़त्म। डोमिनेंस मतलब समझ गए ना, जिस एरिया में आप डोमिनेट होते हैं, जहां आप डोमिनेंस रखते हैं, वहां के आप दादा होते हैं, आपके पास अथॉरिटी होती है, आपके पास उस एरिया में प्रभाव या संप्रभुत्व होता है। अब ये डोमिनेंस नाम का जो वर्ड है, जो आपके प्रभाव को बताता है, ये एक नाउन। और अगर आप प्रभाव रखते हैं, आप किसी एरिया के अंदर अपना, समझ गए ना, इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो आप बन जाते हैं डोमिनेंट। ये हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म। डोमिनेंस मतलब प्रभाव, डोमिनेंट मतलब प्रभावी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ की तरफ। देखें क्या कहना चाह रहा है, किसकी दादागिरी को ख़त्म करेंगे। कह रहा है मोबाइल यूजर्स ऑफ डिजिटल पावर हाउसेज सच एज इंडिया नीड एन एनवायरनमेंट ऑफ रियल चॉइस। कह रहा है मोबाइल फ़ोन यूजर्स जो हैं, और किसके, डिजिटल पावर हाउसेज के। पावर हाउस क्या होता है, जहाँ से सबको पावर मिलती है, वो होता है पावर हाउस। अ सोर्स ऑफ एक्सट्रीम पावर। कह रहे डिजिटल तौर पे इंडिया जैसे जो पावर हाउस हैं, जहाँ पे डिजिटल मार्केट बहुत बड़ा है, हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, बड़ी आबादी है। कह रहा है ऐसी कंट्रीज़ के जो मोबाइल यूजर्स हैं ना, कंट्रीज़ लाइक इंडिया, इनको ज़रूरत है, नीड है एक ऐसे इन्वायरमेंट की, एक ऐसे परिवेश की जो है रियल चॉइस का, सही विकल्पों का। इतनी बड़ी आबादी के सामने एक कंपनी आकर के ये नहीं कह सकती कि आपको हमारी ऐप्स को ही यूज़ करना है। इतनी बड़ी आबादी जो चाहेगी उस ऐप को, उस कंपनी को यूज़ करेगी, है ना। तो ऐसी रियल चॉइस सबके पास होनी चाहिए। मोबाइल यूजर्स की वर्ब है नीड। पावर हाउस आप समझ गए हैं, जो पावर का हाउस हो, जो सोर्स ऑफ एक्सट्रीम पावर हो। चॉइस होता है विकल्प, आपकी किसी चीज़ को चुनने की ताकत कहलाती है आपकी चॉइस। अब ये जो मोबाइल नाम का वर्ड देख रहे हो ना, इसको इंडिया में बोलते हैं मोबाइल, ठीक है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन लैंग्वेज में होता है मोबाइल, ठीक है, मोबाइल। तो आप कभी अंग्रेजी मूवी देखें, अंग्रेजी गाना सुने, तो आप सुनेंगे मोबाइल, ठीक है। तो अगर मोबाइल बोल लेते हो तो अच्छी बात है, अपनी एक्सेंट को सुधारने की कोशिश किया करो। चलो, वैसे इंडियन एक्सेंट तो अलग ही है इंग्लिश की। आप मोबाइल बोल दोगे तो इंडियन एक्सेंट मान लिया जाएगा, कोई गलती उसमें नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। आज वोकैब कम है और ग्रामर ज़्यादा है, तो एक बार वोकैब के सारे वर्ड्स देख लेते हैं, 4-5। और उसी के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और अभी भी मॉक टेस्ट लेना रह गया है, तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पास को डिस्काउंटेड प्राइस पे आप ले सकते हो दिवाली शगुन डेज़ की सेल में। इसमें 600 एग्जाम्स के 52,000 मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। सभी एग्जाम्स इसमें कवर्ड हैं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवेज। एसएससी के तो इवन नए पैटर्न के एग्जाम्स भी नए मॉक टेस्ट के साथ में ऐड हो चुके हैं। लगभग 226 नए पैटर्न के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। अब ये पास यूजुअली रहता है 500 रुपये का, दिवाली के मौके पे 315 में मिल जाएगा। जाओ कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है, लिंक पे प्रेस करो। पास आपको 349 का दिखाया जाएगा। इस प्राइस पे भी आपको नीचे जाके कूपन को अप्लाई करना है YT10। जैसे ये कूपन लगेगा, प्राइस घट करके 349 से 315 रुपये हो जाएगा। तो फ़ायदा ले सकते हैं। यही प्राइस पे आपको 2-4 दिनों बाद ये पास नहीं मिलेंगे। 500 रुपये इनकी कॉस्ट होने वाली है। आज के वर्ड्स हैं फियास्को। फियास्को का मतलब होता है एक बड़ी नाकामयाबी। 3-4 दिन पहले ये वर्ड आपको मैंने करवाया था। इसको ब्लंडर, डिबैकल, सेटबैक या डिजास्टर भी बोल सकते हैं। द 3 फार्म बिल्स एंडेड इन अ पॉलिटिकल फियास्को। तीनों जो कृषि कानून थे वो ख़त्म हुए, एंड हुए एक राजनीतिक नाकामयाबी में, सियासी फियास्को में। और किसके लिए भाई, फॉर द एनडीए लेड गवर्नमेंट, एनडीए की अगुवाई में बनी हुई सरकार के लिए, पीएम मोदी की सरकार के लिए। तो फियास्को, सेटबैक, देखना बार बार ये वर्ड्स आएंगे। आज सेटबैक नाम का वर्ड आर्टिकल में देखने वाले हैं। हर बात समझ में, कोई बड़ा एग्जाम है, आप उसके लिए 5 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन 5 बार आप उसको क्लियर नहीं कर पाए, तो ये आपके लिए फियास्को या सेटबैक हो जाएगा, बड़ी नाकामयाबी बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इसी बात पे एक वन वर्ड आपसे पूछ लिया जाए, देखो बड़ी नाकामयाबी तो हो गई फियास्को, बड़ी क्या हो गई फियास्को। बड़ी अगर सक्सेस मिले आपको, बड़ी कामयाबी मिले, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आप यूज़ करेंगे? डालना जिनको कमेंट्स में आता है, देखो 3 दिन पहले करवाया था, मेरे ख्याल से सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है वो प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में सुपेरियॉरिटी, चाहे तो मात्रा में, चाहे वजन में, चाहे इन्फ्लुएंस में। आ रही है बात समझ में? किसी भी एरिया में आप आगे हैं ना, तो आपके पास प्रीपोंडरेंस है। अब प्रीपोंडरेंस को ही हम डोमिनेंस भी बोल देते हैं, प्रधानता या संप्रभुत्व भी बोल देते हैं, इसको एज या एडवांटेज भी बोलते हैं, सुप्रीमेसी भी बोलते हैं। आज डोमिनेंस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ड्यू टू इट्स प्रीपोंडरेंस या डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, रशिया हैज़ डोमिनेटेड यूक्रेन इन द वॉर। कह रहे अपनी प्रीपोंडरेंस की वजह से, अपनी प्रधानता की वजह से जो है मिलिट्री इक्विपमेंट में, रक्षा के क्षेत्र में जो मशीनें हैं उनके अंदर, कह रहे अपने हथियारों में प्रधानता की वजह से रशिया ने डोमिनेट किया है, रशिया ने अच्छे से प्रभाव जमाया है यूक्रेन के ऊपर वॉर के अंदर, यूक्रेन इन द वॉर। अगला वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को चेताना या किसी को फटकारना। वार्निंग दे दी तो भी एडमोनिश किया, किसी को समझ गए ना, लताड़ लगाई तो भी स्कोल्ड किया, तो भी एडमोनिश किया। तो स्कोल्ड करना, लताड़ लगाने का सिनोनिम है, रिब्यूक भी इसका सिनोनिम है, रेप्रीमाइंड भी इसका सिनोनिम है, और कम डाउन ऑन या कम डाउन अपॉन भी इसकी एक सिनोनिमस फ्रेजल वर्ब है। आज ये फ्रेजल वर्ब आप आर्टिकल में देखेंगे किसी को लताड़ लगाने के लिए यूज़ करते हैं। द डॉक्टर एडमोनिस्ड द पेशेंट। डॉक्टर ने लताड़ लगाई पेशेंट को, और क्यों लगाई भाई? फॉर बीइंग केयरलेस विद हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ के साथ में केयरलेस होने के लिए, अपनी स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करने के लिए। ठीक है, अगला वर्ड है सरफेट। अब ये फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आएगी, कम डाउन ऑन या अपॉन। सरफेट, सरफेट का मतलब होता है गैर जरूरी एक्सेस, जो ज़्यादा हो, जो इन अबेंडेंस हो, जो प्लेथरा हो या कॉपियसनेस हो। अब ये सारे भारी भारी वर्ड्स हैं, कभी किसी आर्टिकल में कोई आएगा, कभी किसी में कोई आएगा। ओवरऑल ये सभी वर्ड्स बताते हैं किसी चीज़ की बड़ी मात्रा को, एक्सेस क्वांटिटी को। इंडिया हैज़ अ सरफेट ऑफ चीप लेबर। इंडिया में सस्ते लेबर की, सस्ते मजदूरों की एक एक्सेस है, एक बड़ी मात्रा है। कह रहा एंड डर्थ ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एंड जॉब्स। और इंडिया में डर्थ है, कमी है। डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज, स्किल्ड वर्कर्स की और जॉब्स की। तो आपको यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर बहुत मिलेंगे जिनके पास काम नहीं है, इतने मजदूर हैं, लेकिन अच्छा काम करने वाले जो स्किल्ड मजदूर हैं इंडिया में आपको उनकी शॉर्टेज मिलेगी, है ना। अब इसका एक सिनोनिम है स्लू, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, स्लू। दिस वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज एक्चुअल में कीप या होल्ड समवन एट बे। देखिए एट बे का मतलब होता है, मैं आपको बे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ये होती है बे। ठीक है, बे है ना, बे। इस तरह का घुमावदार सा रास्ता होगा, समुद्री किनारा होगा, उसको बोल देंगे बे, खाड़ी बोलते हैं इसको। अगर आपने किसी को कीप या होल्ड किया है खाड़ी पे, तो इसका मतलब क्या है? दुश्मन की सेना जो है वो खाड़ी पार नहीं कर पाई, कभी आपके राज्य में घुस नहीं पाई। कीप समवन एट द बे का मतलब होता है, या एट बे का मतलब होता है किसी को आगे आने से रोकना। एक्सरसाइज कैन हेल्प यू कीप फैट एट बे। व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना आपको मदद करेगा मोटापे को दूर रखने में, कीप एट बे करने में। समझ में आ गया ना? दुश्मन आया था लेकिन बे में आपने रोक के रख लिया, उसको अंदर आने नहीं दिया, एडवांस नहीं होने दिया, तो कीप एट या होल्ड एट बे कर दिया। अब जिंदगी भर इस फ्रेजल वर्ब को नहीं भूलना है। इसको वर्ड ऑफ भी बोलते हैं, कीप एट आर्म्स लेंथ भी बोलते हैं, अपने से दूर रखना। चलिए एक समरी देते हैं आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो ये आर्टिकल लिखा हुआ है गूगल की दादागिरी के बारे में। और दादागिरी कैसी? आपने एक नया फ़ोन लिया, उसमें जब आप लॉगिन करोगे, फ़ोन को ऑन करोगे, सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा जीमेल। फिर आप कुछ सर्च करोगे तो सर्च कर पाओगे आप गूगल क्रोम में। फिर उसके अंदर यूट्यूब आपको डला हुआ मिलेगा, अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहो तो अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। साथ में गूगल मैप्स को भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, आप इसको भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये गूगल की दादागिरी है। गूगल ने क्या कर रखा है, दुनिया भर के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को ये बोल रखा है कि अगर इन ऐप्स को आपने जबरन हमारे फ़ोन में नहीं रखा, यूज़र्स के फ़ोन में, तो आपको गूगल प्ले स्टोर का लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब ये सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, चाहे वन प्लस हो, चाहे सैमसंग हो या कोई भी हो, तो ये सारे डर के मारे गूगल की इन ऐप्स को हमारे फ़ोन में हमें डाल के देते हैं, और गूगल ज़बरदस्ती ये ऐप्स हमसे चलवा रहा है। अब गूगल की इस दादागिरी को चुनौती दी है भारत के कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इस कॉम्पिटिशन कमीशन का काम है मार्केट में कंपनियों की दादागिरी को रोकना। तो इसने ये बोला गूगल को कि आज से ही इस बदतमीजी को बंद करो। हमारे यूज़र्स बहुत सारे हैं, 150 करोड़ इंडिया में, ये सब के सब फ़ोन यूज़ करेंगे, इनको सही चॉइस मिलनी चाहिए। अगर इनको मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करना है तो आप इनको रोक नहीं सकते हो कि गूगल क्रोम ही यूज़ करना है। तो ये सारी जो दादागिरी को चुनौती मिली है, इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। वेलकमिंग टोन में रेगुलेटर की इस वार्निंग को वेलकम किया गया है। शुरू करें आर्टिकल को। अब आपको बताएगा डिटेल में कैसे दादागिरी हो रही है। कह रहा है जी, द रिसेंट ऑर्डर
of India's competition regulator against Google for abusing its dominant position in the Android mobile device ecosystem is significant। इतना ही पढ़ेंगे। कह रहे जो रिसेंट में ऑर्डर आया है, अच्छा किसका आया है भाई, ऑफ लगा के बता रहे हैं, भारत के कंपटीशन रेगुलेटर का। ये एक सरकारी एजेंसी है, इसका पूरा नाम आपको आगे बताया जाएगा। इसका आम जो नाम है ना वो है कंपटीशन रेगुलेटर। कह रहे जो ऑर्डर आया है भारत की इस सरकारी एजेंसी का जिसका काम है कंपटीशन को बनाए रखना। कह रहा है और ये कंपटीशन रेगुलेटर का ऑर्डर किसके खिलाफ है, ये खिलाफ है अगेंस्ट गूगल, गूगल नाम की कंपनी के खिलाफ। और किस लिए भाई, अब्यूज़ करने के लिए इसकी डोमिनेंट पोजीशन को, इसकी उस पोजीशन को जिसमें डोमिनेट करता है। और कहाँ पे, एंड्रॉयड मार्केट में, एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम का मतलब होता है एनवायरनमेंट। तो गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को एंड्रॉयड की मार्केट में अब्यूज़ करता है, यानी उसका दुरुपयोग करता है। कह रहा है ये जो ऑर्डर आया है ना गूगल के खिलाफ, कह रहा है दिस ऑर्डर इज सिग्निफिकेंट। ये ऑर्डर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है जी ये, कह रहे दो चीज़ों की वजह से। कह रहे नॉट जस्ट फॉर द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड, ना केवल उस अमाउंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो है पेनल्टी के रूप में लगाई गई, इम्पोज की गई, बट ऑल्सो बल्कि इसलिए भी है फॉर द ड्रास्टिक चेंजेस इन द बिजनेस प्रैक्टिसेस, उन बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंजेस के लिए भी, बदलावों के लिए भी जो है बिजनेस की प्रैक्टिसेस में, बिजनेस करने के तरीके में। और कौन सा तरीका भाई, दैट इट रिक्वायर्स द आईटी जाइंट टू अंडरटेक, वो तरीका जो कि इट यानी कि कंपटीशन रेगुलेटर रिक्वायर करता है, जरूरी बनाता है इस आईटी जाइंट को, गूगल नाम की कंपनी को, कि ये अंडरटेक करे, ये शुरू करे, इंप्लीमेंट करे। लंबा सेंटेंस, बहुत ही आसान। सरकारी ऑर्डर है, गूगल के खिलाफ है, इसलिए है गूगल ने मिसयूज़ किया है अपनी पोजीशन को एंड्रॉयड बाज़ार में, एंड्रॉयड इकोसिस्टम में। ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है दो चीज़ों की वजह से। पहली चीज़ है ना महज उस अमाउंट के लिए जो पेनल्टी के रूप पे गूगल पे लगाई गई है, बल्कि बट ऑल्सो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है फॉर, किस लिए, उस बड़े बदलाव के लिए या बदलावों के लिए जो गूगल के काम करने के तरीकों में आएंगे, बिजनेस प्रैक्टिसेस में आएंगे। और ये वही बदलाव है दैट जो कि हमारा ये रेगुलेटर, हमारी एजेंसी जरूरी बनाती है, रिक्वायर करती है गूगल नाम की कंपनी को, इस आईटी जायंट को, कि ये अंडरटेक करे, आज से ही इंप्लीमेंट करे, इनको लगाना शुरू करे। अब स्ट्रक्चर आप समझ चुके हो, ऑर्डर की वर्ब है इस, इकोसिस्टम मतलब एनवायरनमेंट है ना, पूरा जो है समझ गए ना, आसपास का एम्बियंस। अच्छा, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में सेम टाइप का वर्ड यूज़ करें, जैसे नॉट जस्ट के बाद में भी फोर आ गया, बट ऑल्सो के बाद में भी फोर आ गया। नॉट ओनली और नॉट जस्ट एक ही बात है, नॉट ओनली और नॉट जस्ट एक ही बात है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो सेम टाइप का वर्ड इनके बाद में यूज़ होता है, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तीनों का यही चलेगा। चलो, इट की वर्ब रिक्वायर्स, इट आया है हमारे इस रेगुलेटर के लिए। और आगे बढ़ते हैं जी। ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, इसको रेडिकल या ड्रामेटिक भी बोलते हैं। बहुत बड़ा चेंज होता है ना, उसको बोलते हैं ड्रास्टिक ड्रामेटिक चेंज। कह रहा है जी, ऑन थर्सडे द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया imposed a penalty of about 1337 crore said to be a provisional amount on Google। कह रहे थर्सडे को हमारे इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, अब देखो ये पूरा नाम दिया गया इस एजेंसी का, सी बड़ा, ऑफ का ओ छोटा है क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, इंडिया का आई बड़ा, आगे लगा हुआ द। तो ये जो कंपटीशन रेगुलेटर, इसका आम भाषा में नाम है, इसका एक्चुअली नाम है इसका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कह रहे गुरुवार को हमारी इस एजेंसी ने इम्पोज कर दिया, जबरन लगा दिया। इम्पोज का मतलब होता है जबरन किसी फाइन को, किसी कंडीशन को लगाना। और क्या लगाया, एक दंड को लगाया, पेनल्टी को लगाया, जो थी लगभग 1337 करोड़ की। और ये क्या है, ये सैड टू बी है। अब ये पार्टिसिपल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कही जाती है कि ये है, सैड टू बी है, ये कही जाती है कि ये है। और क्या है, एक ऐसी अमाउंट जो है प्रोविजनल यानी कि टेम्परेरी, ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अच्छा, ये किस पर लगाएगा भाई, ये लगाया गया ऑन गूगल, इम्पोज्ड ऑन गूगल। अब ये कैसे हुआ सारा काम, वाइल कमिंग डाउन हैविली ऑन इट फॉर हैविंग सच रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज इन इट्स अग्रीमेंट्स। कह रहे ये सब काम हुआ कम डाउन ऑन होते हुए। अब देखो याद है ना, कम डाउन ऑन क्या होता है, कम डाउन ऑन होना, किसी को एडमोनिश करना, किसी को रेप्रिमांड करना, लताड़ लगाना। ये सारा काम इन्होंने किया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, लताड़ लगाते हुए हैविली, बहुत जोरों की। और किस पे, गूगल पे। और किस लिए, रखने के लिए, हैव करने के लिए ऐसे रेस्ट्रिक्टिव क्लोजेस को, ऐसे पाबंदी भरे नियमों को। क्लोज मतलब एक नियम, रेस्ट्रिक्टिव मतलब पाबंदी भरा। और ये कहाँ पे, इसके एग्रीमेंट्स में, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स में। और किन के साथ होते हैं एग्रीमेंट्स, ये एग्रीमेंट्स होते हैं विद
ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ में या OEM के साथ में। ऐसी कंपनियां जो सच में मोबाइल ओरिजिनली बनाती हैं, जैसे सैमसंग है, जैसे कि आईफोन है ना, एप्पल है, या कोई भी कंपनी है जो मोबाइल बनाती है। अब ये आगे बता भी रहा है हु यूज़ इट्स एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, ये वही कंपनियां हैं जो यूज़ भी करती हैं गूगल के प्लेटफॉर्म को। सेंटेंस लंबा है, इतना ही पढ़ लेते हैं, एक बार इसको रिपीट करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर ये बचा हुआ इसकी पूंछ है, ये मैं आपको जोड़ के बता दूंगा। गुरुवार को एजेंसी ने लगा दिया पेनल्टी को इतने करोड़ की, वही पेनल्टी जो कही जाती है कि एक प्रोविजनल फिगर भी है, एक टेम्परेरी अमाउंट है, और ये लगाई गई है गूगल पे। ये लगाई कब गई? जब ये एजेंसी कम डाउन ऑन कर रही थी, लताड़ लगा रही थी, और कैसे? हैविली, बहुत भारी लताड़ इसी गूगल पे। और ये इसलिए लगी थी रखने के लिए, हैव करने के लिए ऐसे पाबंदी भरे नियमों को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में, अपने एग्रीमेंट्स में। और वही एग्रीमेंट है जो ये करता है OEM के साथ में, फ़ोन बनाने वाली कंपनियों के साथ में। और ये वही कंपनी है जो बेचारी मजबूरी में इसका एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म भी यूज़ करती हैं। अच्छा, ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये कौन से क्लोजेज हैं? करेक्ट दैट इट कैन कीप कंपटीशन एट बे। ये इसलिए गूगल करता है कि ये कीप कर सके कंपटीशन को अपने से दूर। कीप एट बे, किसी चीज़ को अपने से दूर रखना, पास आने ना देना। ये देख चुके ना, कीप एट बे समथिंग, किसी को दूर रखना। मेरे ख्याल से अब सेंटेंस जो आपका तैयार हो गया। लंबे हैं लेकिन ठीक है, अपने पेशेंस से पढ़ेंगे, एक एक करके ब्रेक करके। इस जो है ऑर्गेनाइजेशन की वर्ब है इम्पोज्ड। इम्पोज के बाद में ऑन लगा के बताएं जिस पे जो भी फाइन लगाया गया है। प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे कभी भी द नहीं लगेगा। सरकारी कंपनी है तो द लग गया, प्राइवेट के आगे द नहीं आता। कमिंग डाउन ऑन यहाँ पे PPS है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब ये ऐसा लगा रही थी इम्पोज, तभी ये इसको लताड़ भी लगा रही थी। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, इसलिए दूसरे को वर्ब के ING फॉर्म से लिखा गया है। रेस्ट्रिक्टिव मतलब पाबंदी भरा, लिमिटिंग या कंस्ट्रेनिंग जो आप पे पाबंदी लगाए। हु आया है इन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इनके लिए वर्ब है इसकी यूज़। इट की वर्ब है कैन कीप। कीप समवन एट बे का मतलब है किसी को अपने पास ना आने देना, किसी को दूर ही रखना। चलो और आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है जो मैं आज नहीं करवाऊंगा, आप मुझे करवाओ। इस इक्विपमेंट नाम के वर्ड को देख के कौन सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है? सब लोग बताना, सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम लिख दो कमेंट्स में, पूरा कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इक्विपमेंट नाम के वर्ड को देख के कौन सी खासियत आपके दिमाग में आती है? पहले आप कोशिश करो, फिर मैं ये पैराग्राफ पूरा करूँगा, फिर इस पर वापस आऊँगा, ठीक है? कह रहा है जी आगे, and because of such agreements the order said Google ensured that users continue to use its search services on mobile devices। कह रहा है और इसी एग्रीमेंट्स की वजह से ये ऑर्डर ने ऐसा कहा, हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है हमारा सरकारी ऑर्डर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। कह रहा है इसी की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट्स, ये जो गूगल है ना, इसने इंश्योर किया, इस चीज़ को पक्का किया। इंश्योर करना मतलब किसी चीज़ को सुनिश्चित करना। दैट वो ये जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं फ़ोन्स के, वो जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं यूज़ करना, इस्तेमाल करना इसी की सर्च सर्विसेज को हमारे मोबाइल डिवाइसेस पे। कह रहे विच फैसिलिटेटेड अनइंटरप्टेड ग्रोथ ऑफ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू फॉर गूगल। कह रहा है और इस चीज़ ने फैसिलिटेट किया, इस चीज़ ने आसान बनाया। फैसिलिटेट करना मतलब किसी चीज़ को आसान बनाना, और किसको? अनइंटरप्टेड ग्रोथ को, बिना रोक टोक की विकास को, जो है गूगल के एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू में। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू फॉर गूगल। गूगल यही चाहता है कि आप उसको एक पैसा मत दो, बस आप उसकी ऐप्स को यूज़ करते जाओ। गूगल मैप को यूज़ करो, जीमेल को करो, गूगल सर्च को करो, और गूगल जो है कंपनियों से पैसा लेता रहेगा आपको ऐड दिखाने का। इसलिए गूगल ने इंश्योर किया कि आप उसकी ऐप छोड़ के कोई दूसरी ऐप यूज़ ना करो। ऐसा ऑर्डर में लिखा है। ऑर्डर की वर्ब है सेड, गूगल की वर्ब है इंश्योर्ड, यूजर्स की वर्ब है कंटिन्यू, विच की वर्ब है फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेट करना मतलब किसी चीज़ को फैसिलिटी देके आसान बनाना। अनइंटरप्टेड का मतलब है विदाउट इंटरप्शन, बिना रोक टोक के। एडजेक्टिव है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये विच आया, जो ये आया है इस पूरे क्लोज के लिए। गूगल ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया और इस चीज़ ने फैसिलिटेट किया, ठीक है? पूरे क्लोज के लिए जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसकी वर्ब सिंगुलर होती है। इस केस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट भी होती तो भी सिंगुलर ही लगती। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट्स देयरफॉर कंक्लूडेड दैट द होल आइडिया of Google imposing such restrictions on its device partners was to protect and strengthen its dominant position। कह रहा है इसलिए इस ऑर्डर ने कंक्लूड कर दिया, अपना फैसला दे दिया लास्ट में। क्या दे दिया फैसला भाई? क्या कंक्लूड कर दिया? दैट वो ये कर दिया कि ये जो पूरा ख्याल है ना, पूरा जो आइडिया है, और कौन सा आइडिया? ये शैतानी आइडिया है गूगल का, जो है इम्पोज कर देने का ऐसी पाबंदियों को। और किस पे? अपने जो है डिवाइस पार्टनर्स पे, फ़ोन बनाने वाली कंपनियां जो इसकी पार्टनर बनी हुई हैं। कह रहे ये पूरा आइडिया था, और क्यों था?
प्रोटेक्ट करने के लिए, महफूज करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इसकी संप्रभुत्व वाली पोजीशन को, प्रभावी जो है पोजीशन को, और किस में, इन जनरल सर्च सर्विसेज, इन जनरल जो सर्च की सर्विसेज हैं सारी की सारी उनके अंदर, चाहे गूगल मैप्स हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे क्रोम हो। कह रहा एंड दस इट्स रेवेन्यूज वाया सर्च एडवर्टीजमेंट्स, और इस प्रकार से इसकी कमाई को, इसके रेवेन्यूज़ को भी जो होती हैं सर्च एडवर्टीजमेंट्स के जरिए, सर्च पे होने वाले विज्ञापनों के जरिए। इस ऑर्डर ने यही बोला कि गूगल को कुछ और बीमारी नहीं है, इसको एक ही परेशानी है कि गूगल सर्च चलती रहे, लोग गूगल सर्च करते रहें और इसका रेवेन्यू कभी भी ना रुके। इट की वर्ब है कंक्लूडेड, आइडिया की वर्ब है वॉज, आइडिया था वॉज टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन, एंड वॉज टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन इट्स रेवेन्यूज। ठीक है, दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथन किया जा रहा है, एंड कंजंक्शन से दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। चलो, स्ट्रेंथन करना, किसी को मजबूत बनाना। आगे कह रहा है जी, दिस डिसीजन बोथ द पेनल्टी एंड द रेगुलेटर्स डायरेक्शन टू गूगल टू मॉडिफाई इट्स कॉन्डक्ट will be welcomed by anyone who realizes the power of big IT platforms। कह रहा है ये जो डिसीजन है, ये जो फैसला है, कौन सा भाई, दोनों ही टाइप का, एक तो पेनल्टी और जो रेगुलेटर ने निर्देश दिए हैं, इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर दिया है, और गूगल को किस क्या ऑर्डर दिया है कि ये बदल डाले, मॉडिफाई कर डाले अपने व्यवहार को, अपने कॉन्डक्ट को। कह रहा है ये दोनों ही डिसीजन के दो पार्ट है ना, ये विल बी वेलकम्ड होंगे, इनका किया जाएगा स्वागत। और कह रहा है किसी भी के द्वारा, किसी भी एनीवन के द्वारा। और कौन एनीवन है, ये वो एनीवन है जो रियलाइज़ करता है, जो एहसास करता है ताकत को बड़ी आईटी प्लेटफॉर्म्स की। अच्छा, कौन सी ताकत, ये ताकत है टू शट आउट कंपटीशन, कंपटीशन की दुकान बंद कर देने की, कंपटीशन को ख़त्म कर देने की। कह रहा है एंड देयरफॉर, और इस प्रकार से चॉइस की भी जो है यूजर्स के लिए, उस विकल्प की भी जो यूजर्स के पास होना चाहिए। आगे बात समझ में, इसलिए इसको वेलकम करेंगे। इसने गूगल पे पेनल्टी भी लगाई, गूगल को बोला कि सुधर जाओ। वेलकम इसीलिए करेंगे क्योंकि हम रियलाइज़ करते हैं कि बड़ी आईटी फर्म के पास कितनी पावर्स हैं कि वो कंपटीशन को दुकान बंद कर सकती हैं, शट आउट कर सकती हैं, और यूजर्स की चॉइस को भी इस प्रकार से ख़त्म कर सकती हैं, यूजर्स के विकल्पों को भी छोड़ेंगे नहीं। डिसीजन की वर्ब है विल बी वेलकम्ड, हु की वर्ब है रियलाइजेस, एनीवन सिंगुलर होता है इसलिए हु की वर्ब भी सिंगुलर है। एनीवन, एनीबडी है ना, एवरीवन, एवरीबडी, ये क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो कि होते हैं सिंगुलर। चलो, कॉन्डक्ट का मतलब होता है बिहेवियर यानी कि बर्ताव। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। उससे पहले उस रूल को जाकर देख लेते हैं जो शायद आपको अभी तक याद नहीं आया। रूल बड़ा सिंपल सा है जी, बहुत सारे ऐसे नाउंस हैं जो दिखने में काउंटेबल हैं, आपको लगता होगा आप काउंट कर लोगे, लेकिन वो अनकाउंटेबल होते हैं एक्चुअली, आप उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए रूल ये कहता है कि इन नाउंस को कभी भी प्लूरल ना बनाया जाए, और साथ ही इन नाउंस को अगर कभी काउंट करने की मजबूरी आन पड़े तो इनसे पहले पीसीज ऑफ नाम का फ्रेज यूज़ किया जाए। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ रूल कैसे काम करेगा। ये सारे नाउंस हैं इक्विपमेंट, मशीनरी, आर्टिलरी, लेजिस्लेशन, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी और फर्नीचर। पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड 3 कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशंस दिस सेशन। पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है 3 बहुत ही विवादास्पद कानूनों को, लेजिस्लेशंस को इस सेशन के दौरान। मुझे बताओ, लेजिस्लेशन नाम का वर्ड क्या इस लिस्ट में आता है या नहीं आता है? सर बिल्कुल आता है, देखो लिखा हुआ है लेजिस्लेशन। तो कहने का मतलब क्या है, ये काउंटेबल नहीं है, आपको लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये अनकाउंटेबल है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो पीछे का एस देख रहे हो ना सर, ये इसको उड़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि लेजिस्लेशंस नाम का वर्ड बन ही नहीं सकता, ये वर्ड तो अनकाउंटेबल है। अच्छा, अब ये लेजिस्लेशन तो कई सारे हुए हैं, कानून तो कई सारे पास हुए हैं, आपने एस लगाया भी था। अगर इस एस को हटा दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को जस्टिफाई करने के लिए इस फ्रेज को लगाना पड़ेगा पीसीज ऑफ। तो मैं क्या करूँगा, 3 पीसीज ऑफ कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन दिस ईयर। पीछे का एस निकाल दो, और अगर गिनने की ज़रूरत आन पड़े, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो पीसीज ऑफ लगा दो। तो 3 पीसीज ऑफ कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन। वैसे द कंपनी शुड हैव लिसन टू एडवाइसेस इट वॉज इशूड बाय द गवर्नमेंट। कंपनी को सुनना चाहिए था, शुड हैव लिसन, शुड हैव प्लस में V3, उन सारी सलाहों को जो इसको सरकार के द्वारा दी गई थी। अब देखो, सलाहें कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, जो कि है गलत। तो मुझे इसके अंदर देखा हमने एडवाइस नाम का वर्ड रखा है, तो मैं यहाँ से इस एस को निकाल दूंगा। अब मान लो यहाँ पे कई सारी एडवाइस होती, अब यहाँ तो एडवाइस लिख के छोड़ दो, सेंटेंस सही हो गया। मान लीजिए 5 एडवाइसेज होती, यहाँ लिखा होता 5 पीसीज ऑफ एडवाइस मुझे लिख देना था। अब यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो पंगे नहीं लेने हैं, यहाँ पे 5, 3, 4 नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे एडवाइस लिख दो, है ना। लेकिन अगर 5, 4, सेवरल कुछ ऐसा लिखा होता तो उसके बाद में मुझे पीसीज ऑफ भी लिखना पड़ता। समझ गए? चलो आज के क्विज में यूज़ होगा। कह रहा सिग्निफिकेंटली इट विल नॉट बी
बिजनेस एज यूजुअल फॉर गूगल। कह रहा सिग्निफिकेंट बात ये है कि अब सब कुछ बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा गूगल के लिए। अब ये क्या बोला है जी बिजनेस एज यूजुअल? देखिए बिजनेस एज यूजुअल का मतलब होता है नॉर्मल सी, जैसा काम चल रहा था अब वैसा ही आगे भी चलता रहेगा। अब ऐसा गूगल के लिए नहीं होने वाला है। सिग्निफिकेंट बात ये है। क्यों नहीं होने वाला है? करेक्ट, क्योंकि एज द रेगुलेटर हैज़ इशूड अ सीज एंड डजिस्ट ऑर्डर अगेंस्ट इट, क्योंकि रेगुलेटर ने इशू कर दिया है एक सीज एंड डजिस्ट ऑर्डर को गूगल के खिलाफ अगेंस्ट इट, यानी कि गूगल। अब ये सीज एंड डजिस्ट क्या होता है? सीज का मतलब है स्टॉप और डजिस्ट का मतलब है परहेज। रेगुलेटर ने ये बोला है कि जो कर रहे हो ना अभी उसको बंद करो, हम और नई वार्निंग आपको नहीं देंगे, और साथ में आज बंद करके फिर शुरू मत कर देना, कल से डजिस्ट करो, परहेज करो इस काम से। तो अब गूगल जो कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, इसको आगे अब कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू विच इट विल हैव टू ड्रास्टिकली चेंज द टर्म्स ऑफ द डील्स इट एंटर्स इनटू विद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। कह रहे जिसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू विच अब इस इट को यानी इस गूगल को ये काम फ्यूचर में करना पड़ेगा। हैज़ टू हैव टू मजबूरी बताते हैं, विल बताता है फ्यूचर को। और क्या करना पड़ेगा जी? चेंज करना पड़ेगा ड्रास्टिकली, बड़े तौर पे बदलाव लाने पड़ेंगे ड्रास्टिक मैनर में, उन टर्म्स में, उन क्लोजेज में, उन नियमों में। और कौन से नियम है? ये वो नियम है उन डील्स के जो ये एंटर इनटू करता है, वो डील्स जिसमें ये घुसता है। एंटर इनटू करना मतलब किसी डील में घुसना। और किसके साथ में? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ में, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ में। आई बात समझ में? तो इस ऑर्डर के बाद में अब गूगल की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि गूगल को कुछ इस ऑर्डर का रिप्लाई करना पड़ेगा, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। इट की वर्ब है विल नॉट बी, रेगुलेटर की वर्ब है हैज़ इशूड, इट की वर्ब है विल हैव। अब ये एंटर के बाद में इनटू लिखा हुआ है, क्या ये सही है गलत है? आप सभी से पूछ रहा हूँ, एंटर के बाद में इनटू लिखा हुआ है, क्या ये सही है गलत है? करवा दूँ ये कॉन्सेप्ट? देखो एंटर के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी अगर कहीं पे घुस रहे हो। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में घुस गए ना फिजिकली, तो कहीं भी फिजिकली घुसते हो तो एंटर विद नो प्रीपोजिशन। अगर आप किसी के साथ किसी डील में या कॉन्ट्रैक्ट में घुसते हो या निगोशिएशन में घुसते हो, समझ गए, तब एंटर के साथ में इनटू। अगर आप किसी नए प्रोफेशन, नए करियर, नए फेज या चरण को ज़िंदगी के जो है शुरू करते हो, तब आप एंटर ऑन करते हो। तो ये तीनों ही टाइप की प्रीपोजिशन एंटर के साथ में आती है। फर्स्ट केस में नो प्रीपोजिशन, डील, कॉन्ट्रैक्ट, निगोशिएशन के केस में, बातचीत के केस में एंटर इनटू, किसी नए करियर, नए प्रोफेशन, नए फेज को शुरू करने में एंटर ऑन। यूज़ करके दिखा देता हूँ। द क्रिकेटर हैज़ एंटर्ड अ न्यू करियर इन एक्टिंग विद अ वेब सीरीज़। क्रिकेटर ने शुरू कर दिया है एक नए करियर को एक्टिंग में, अभिनय में, एक नई वेब सीरीज़ के साथ में। तो यहाँ पे नया करियर शुरू हुआ है। जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है ना, प्रोफेशन, करियर या फेज, तो उसको एंटर ऑन से बताया जाता है। तो हैज़ एंटर्ड ऑन, ठीक है, हैज़ एंटर्ड ऑन। सेकेंड केस में द सप्लायर विल नीड टू एंटर अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 1 ईयर। सप्लायर को ज़रूरत होगी एंटर करने की एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल के बाद में। कॉन्ट्रैक्ट, डील, निगोशिएशन के लिए एंटर इनटू आता है, सीधी सी बात है, यहाँ पे इनटू लिखें। थर्ड केस में आवर व्हीकल वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द सिटी। हमारे व्हीकल को अलाउ नहीं किया गया सिटी में घुसने के लिए। तो कहीं फिजिकली घुस रहे हो तो एंटर के साथ में सर जी नो प्रीपोजिशन, ठीक है, नो प्रीपोजिशन। यहाँ पे एंटर लिखोगे और सीधे लिख दोगे द सिटी। अब याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसमें और कुछ नहीं बचा है, ले लिया साफ स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे, सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसीलिए बनाता हूँ ताकि चीज़ों को आपको सर्च ना करना पड़े। आगे ये कह रहा है जी, फॉर इंस्टेंस एज पर द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑर्डर गूगल शुड नॉट हैंस फॉरवर्ड फोर्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स टू चूज फ्रॉम इट्स बुके ऑफ एप्स टू प्री इंस्टॉल ऑन द डिवाइस। कह रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, एज पर द कॉम्पिटिशन कमीशन के ऑर्डर के हिसाब से गूगल को अब आगे से ये काम नहीं करना चाहिए। शुड नॉट फोर्स करने का काम नहीं करना चाहिए। और हैंस फॉरवर्ड मतलब आज से या अब से या इसके आगे से। और क्या फोर्स करना, किसको फोर्स करना? इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर्स को, मोबाइल फ़ोन कंपनियों को, कि वो चूज़ करें, वो चुनाव करें गूगल के ही बुके में से, गूगल के ही गुलदस्ते में से जो है एप्लीकेशन का। तो ये गुलदस्ता बना रखा है गूगल ने, जीमेल, यूट्यूब, क्रोम, है ना। तो इसी में से उनको चूज़ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। और क्यों? प्री इंस्टॉल करने के लिए डिवाइस पे, डिवाइस में शुरू से ही इंस्टॉल करने के लिए। डिवाइस आपके पास बाद में आएगा, पहले ऐप्स इंस्टॉल हो जाएंगी। आगे बात समझ में? अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी ऐप्स गूगल में आपको मिले, किसी भी नए फ़ोन में आपको मिले। गूगल की वर्ब है शुड नॉट फोर्स का मतलब होता है किसी को दबाव में लाना। इसको कोअर्स करना भी बोलते हैं। लिख दूँ यहाँ, COERCE, फोर्स करना, कोअर्स करना, किसी को मजबूर करना। बुके मतलब गुलदस्ता, गूगल की ऐप्स का गुलदस्ता आप जानते हैं,
हैंस फॉर्थ मतलब यहाँ से और आगे, फ्रॉम हियर या नाउ ऑनवर्ड्स। आगे कह रहे जी नॉर शुड इट द ऑर्डर सेज रिक्वायर डिवाइस मेकर्स टू प्री इंस्टॉल इट्स एप्स सच एज गूगल सर्च, क्रोम, यूट्यूब, मैप्स अमंग अदर्स एज अ प्री कंडीशन फॉर लाइसेंसिंग ऑफ इट्स प्ले स्टोर। कह रहे ना ही, नॉर, नॉर का मतलब है ना ही, कह रहे ना ही इसको करना चाहिए, शुड इट रिक्वायर। अब ये जो बीच में देख रहे हो ना, ये कोमा से कोमा के बीच में, ये ऑर्डर ने ऐसा कहा है, बताया जा रहा है ना, द ऑर्डर सेज। कह रहे ना ही इसको ये रिक्वायर होना चाहिए या रिक्वायर करना चाहिए, ज़रूरी बनाना चाहिए इट यानी गूगल को, और किसके लिए, डिवाइस मेकर्स के लिए, स्मार्टफोन कंपनियों के लिए, कि वो प्री इंस्टॉल करें, पहले से ही जो है डाल के भेजें इस गूगल की एप्लीकेशंस को, जैसे कि गूगल सर्च है, क्रोम है, यूट्यूब है, मैप्स है और भी दूसरी कई अमंग अदर्स। और कैसे ये रिक्वायर करेगा गूगल, एज अ प्री कंडीशन, एक प्री कंडीशन के तौर पे, एक शर्त के तौर पे, और वो शर्त है लाइसेंस करने की इसके प्ले स्टोर जो है को। तो प्ले स्टोर लाइसेंस की फ़ी तो अलग से लेता ही इनसे, लाइसेंस भी तभी देगा कि जब आप मेरी ऐप्स भी डाल के अपने फ़ोन में रखो तो अब हमारे कंपटीशन कमीशन ने बोला है कि भारत में बिकने वाले फ़ोनों के लिए ऐसी कोई भी दादागिरी किसी भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ में नहीं करनी है। ऑर्डर की वर्ब है सेज, इट की वर्ब है शुड रिक्वायर, यहाँ पे हुआ हुआ है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों हुआ है जी, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले क्यों रखा गया है, जानते हो ना, नेगेटिव एडवर्ब शुरू में आ चुकी है, नॉर, नेवर, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, नो वेयर, दिखा देता हूँ, ये सारी हैं नेगेटिव एडवर्ब्स, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नेवर, नॉर, नॉट ओनली, नो वेयर, है ना। इन एडवर्ब्स को जब भी क्लोज की शुरुआत में रखा जाए तो ये क्या करेंगी सर, शुरू में आएंगी और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगी। इसी को आसान भाषा में बोलते हैं इन्वर्जन। यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज स्टूडेंट्स कैन लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द बेल, किसी भी सूरत में नहीं, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज स्टूडेंट्स छोड़ सकते हैं एग्जाम हॉल को बेल बजने से पहले, बिफोर द बेल। अब ये देख रहे हो ना, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, मान लीजिए बीच में होता सेंटेंस के मान लीजिए ऐसे लिखा होता, तो इस केस में अंडर नो सर्कमस्टेंसेस को आपके लिए इसमें इन्वर्जन नहीं आएगा, सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता। लेकिन आपने क्या किया सर, आपने इसको बीच में नहीं रखा, आप तो इसको जिद में उठा के ले आए शुरू के अंदर, आपको तो उसको रखना था शुरू में। तो अब जब शुरू में रख रहे हो ना आप, तो उस केस में इन्वर्जन करना पड़ेगा, आपको लिखना चाहिए अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ये कैन को उठाऊंगा मैं यहाँ से और यहाँ रख दूंगा स्टूडेंट से पहले, कैन स्टूडेंट्स लीव द एग्जामिनेशन हॉल। बात आ गई समझ में। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू जो है पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, अगर ये सारी की सारी नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत कर रही हैं तो। वैसे ही नो वेयर वॉज शी टू बी फाइंड, नो वेयर का मतलब है कहीं भी नहीं, तो वो कहीं भी नहीं ढूंढी जा सकी, नो वेयर वॉज शी टू बी फाइंड। अब इस नो वेयर को शुरू में रखा है तो वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठाएंगे और पहले लाएंगे और आप लिखेंगे नो वेयर वॉज शी टू बी फाउंड। वैसे ही नेवर एनीवन हैज़ डन दिस बिफोर, आज तक किसी ने भी अभी तक ऐसा नहीं किया है, नेवर मतलब कभी भी नहीं, आज तक किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। नेवर शुरू में आया है तो हैज़ नाम की एडवर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब को उठा के एनीवन से पहले, सब्जेक्ट से पहले आपको रखना पड़ेगा। समझ में आ गई ना बात। ये सारी एडवर्ब जो हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आती हैं, सेंटेंस में इन्वर्जन करती हैं, इनको आपको याद रखना है। इसमें नोर आ चुका है, इसीलिए नोर की वजह से यहाँ भी शुड को इट से पहले रखा गया है। रूल बड़े आसान है, बस आपको एक बार सीखने होते हैं और बार बार रीडिंग के अंदर इन रूल्स को रिवाइज करना होता है। आगे कह रहा है जी इट आल्सो हैज़ बीन डायरेक्टेड अगेंस्ट रेस्ट्रिक्टिंग यूजर्स फ्रॉम अनइंस्टॉलिंग इट्स प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स। कह रहा है इसको इस चीज़ पे भी डायरेक्ट किया गया है, निर्देश दिया गया है, और किसके खिलाफ निर्देश दिया गया है, पाबंदी लगाने के खिलाफ यूज़र्स के ऊपर, और पाबंदी है इंस्टॉल करने की या अनइंस्टॉल करने की प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को। अब जो ऐप चाहो आप अपने फ़ोन में से निकाल सकते हो, ऐसी कोई भी पाबंदी आपके फ़ोन पे नहीं होगी आगे आने वाले दिनों में। इट की वर्ब है हैज़ ऑल्सो बीन डायरेक्टेड पैसिव वॉइस में। कह रहा है वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इनफैक्ट टारगेट्स गूगल्स प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर। कह रहा है एक रिक्वायरमेंट तो ऐसी भी है, कई सारी रिक्वायरमेंट्स में से वन एक ऐसी भी है जो वास्तव में टारगेट करती है गूगल के प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर को। प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर कौन होता है, गूगल की एड जो है एडवर्टाइजमेंट्स, वो आगे आपको बता देगा। अब देखो आगे कौन सा प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर है। कह रहा है इट सेज गूगल शैल अलाउ द यूजर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डिवाइस सेटअप टू चूज देयर डिफॉल्ट सर्च इंजन फॉर ऑल सर्च एंट्री पॉइंट्स। कह रहा है ये ऐसा भी कहता है कि गूगल को अलाउ करना चाहिए अपने यूजर्स को दौरान इनिशियल डिवाइस सेटअप के, जब डिवाइस को शुरुआत में सेटअप किया जाता है, और क्या अलाउ करना चाहिए,
कि वो चूज़ करें, वो चुनाव करें अपने डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन का सभी सर्च के एंट्री पॉइंट्स के लिए। अब ज़रूरी नहीं है आप गूगल से ही सर्च करो, आप चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट के किसी सर्च इंजन से भी सर्च कर सकते हो। शुरू के अंदर ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इट की वर्ब है सेज, गूगल की वर्ब है शेल अलाउ। आगे कह रहा है जी दीज अमंग अ स्ल्यू ऑफ सच रिक्वायरमेंट्स कुड वेल मीन दैट गूगल विल हैव टू ट्वीक इट्स बिजनेस मॉडल इन इंडिया। कह रहा है ये सारी की सारी ऊपर वाली बातें, और कह रहे हैं वो कौन सी हैं, कह रहे हैं ये अमंग है, में से हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट्स में से जो है स्ल्यू। स्ल्यू का मतलब है बहुत सारी, याद है ना वर्ड, स्ल्यू, एबेंडेंस, प्लेथरा, कॉपियसनेस। कह रहे हैं बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स में से ये जो कई ऊपर वाली रिक्वायरमेंट है ना, इनका बड़े अच्छे से ये मीनिंग निकलेगा कुड वेल मीन। कुड वेल मीन मतलब बड़ा अच्छा इनका मीनिंग निकलने वाला है। और क्या मीनिंग निकलेगा, दैट वो ये निकलेगा गूगल को फ्यूचर में काम करना पड़ेगा, गूगल विल हैव टू। और कौन सा काम, काम है ट्वीक कर देने का, हल्का फुल्का चेंज कर देने का अपने बिजनेस मॉडल को इंडिया के अंदर। तो गूगल अब कुछ नया जुगाड़ करेगा, नहीं तो इंडिया से गूगल को दूसरी कंपनियां रिप्लेस कर सकती हैं। दीज की वर्ब है कुड वेल मीन, गूगल की वर्ब है विल हैव टू हैज़ टू बताते हैं आपकी मजबूरी को, विल बता रहा है फ्यूचर को। ट्वीक का मतलब होता है किसी चीज़ में बदलाव, किसी चीज़ में अल्टरेशन या चेंज। स्लू मतलब है किसी चीज़ की बहुत बड़ी मात्रा है ना, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आई हैं बड़े नंबर्स के अंदर। आगे कह रहा है जी अब गूगल का क्या रिस्पॉन्स है, कह रहा है जी गूगल तो कह रहा है गूगल हैज़ टर्म्ड द ऑर्डर अ मेजर सेटबैक फॉर इंडियन बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। गूगल ने टर्म कर दिया है, नेम कर दिया है, नाम दे दिया है इस ऑर्डर को एक बड़ा सा सेटबैक। सेटबैक यानी कि डिबैकल, बहुत बड़ी नाकामयाबी। और किसके लिए, इंडियन बिजनेसेस के लिए और इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। अब देखो इंडियन, गूगल ने ऐसा क्यों कहा, गूगल ने ऐसा कहा सेइंग, ऐसा कहते हुए कि इट ओपन्स अप सिक्योरिटी रिस्क वाइल ऑल्सो पॉसिबली रेजिंग द कॉस्ट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। कह रहे ये ओपन अप कर देगा, ये खोल देगा सुरक्षा रिलेटेड जोखमों को, सिक्योरिटी रिस्क को। और कैसे, जबकि पॉसिबली रेज करते हुए कॉस्ट को, दाम को मोबाइल डिवाइसेस के। तो गूगल यही कह रहा है कि अब आपके मोबाइल में वायरस खूब आएंगे, आपके मोबाइल का दाम भी बढ़ जाएगा। अब आपके लिए बड़ी जो है मुश्किलात होने वाली है इस पूरे ऑर्डर की वजह से। हमारा तो कुछ नहीं है, आपको नुकसान होगा। गूगल का कहने का मतलब ये। गूगल की वर्ब है हैज़ टर्म्ड, इट की वर्ब है ओपन सब। इट का मतलब है ये सारी की सारी चीज़ें, सेटबैक, डिबैकल, याद है ना सारी के वर्ड। ह्यूज फेलियर के लिए सेटबैक डिबैकल को यूज़ करते हैं, सेटबैक और डिबैकल को। और ये जो आपसे मैंने ह्यूज सक्सेस पूछा था, जिसको कमेंट्स में टाइप करने के लिए बोला था, ह्यूज सक्सेस के लिए हमारे पास वर्ड होता है ब्रेक थ्रू। ठीक है, इन वन वर्ड्स को आपको याद रखना है। चलो आगे कह रहा है जी वाइल द ऑप्शन ऑफ लीगल रिव्यू इज ओपन, इट इज टू द रेगुलेटर्स क्रेडिट दैट गूगल्स एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैव बीन कॉल्ड आउट। कह रहा है जी जहाँ जो ऑप्शन है, जहाँ जो ये विकल्प है, और किसका, लीगल रिव्यू का, कानूनी तौर पे पुनर्विचार का। गूगल हो सकता है इस ऑर्डर को लेके सुप्रीम कोर्ट चला जाए। कह रहा है ये ऑप्शन अभी भी खुला है। कह रहा है फिर भी वहीं ये बात जो है ना पूरी, ये रेगुलेटर के क्रेडिट में है। टू समवंस क्रेडिट मतलब किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, श्रेय देने लायक। तो क्रेडिट रेगुलेटर ने, इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ा ही अच्छा काम किया है, श्रेय देने लायक। दैट वो ये कि गूगल की जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं, ये जो दादागिरी वाली जो हरकतें हैं, इनको कॉल आउट किया गया है पैसिव वॉइस में, इनको ललकारा गया है, चुनौती दी गई है। किसी को कॉल आउट करना मतलब घर से बाहर बुलाना, ललकारना। तो किसी ने तो गूगल को ललकारा दुनिया में, है ना, कहने का मतलब ये। ऑप्शन की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, गूगल्स कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की वर्ब है हैव बीन कॉल्ड आउट। यहाँ पे सही वर्ड को चूज़ करना है, वो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ये एक्चुअल में गूगल्स की नहीं है, कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो है ना, ये आपका सब्जेक्ट बनने वाला है इस केस में। ठीक है, हैव बीन कॉल्ड आउट। कॉल आउट आप समझ ही गए हैं, किसी को बाहर बुलाना, किसी को ललकारना, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। टू समवंस क्रेडिट एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी ने श्रेय लेने लायक काम किया है ना। इट इज़ टू योर क्रेडिट, इसका मतलब है आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। आगे कह रहा है जी लास्ट में, व्हाट द रेगुलेटर्स, एक सेकंड रुकना, कह रहा है जी व्हाट द मोबाइल यूजर्स ऑफ पोटेंशियल डिजिटल वाटर हाउस पावर हाउस सच एज इंडिया नीड इज एन एनवायरनमेंट ऑफ रियल चॉइस। कह रहा है जो चीज़ मोबाइल यूजर्स जो हैं और किसके, एक डिजिटल पावर हाउस के जो पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में चाइना को भी पीछे छोड़ देगा, चाइना के बाद इंडिया ही आता है। तो डिजिटल जो पावर हाउस है पोटेंशियल तौर पे, उसके यूजर्स को, जैसे कि सच एज इंडिया, कह रहा है उसके यूजर्स को जो ज़रूरत है, व्हाट मोबाइल यूजर्स नीड, कह रहा है वो है इस एक एनवायरनमेंट जो है रियल चॉइस का। आ रही है बात समझ में, जो हमें चाहिए वो है एक एनवायरनमेंट सही चॉइस का। यहाँ पे व्हाट आपका सब्जेक्ट है, इसको मैं कलर कर देता हूँ अलग से ग्रीन,
ठीक है। अच्छा जी, वट की वर्ब कौन सी है? वट की वर्ब है सर यहाँ पे इज़, और द यूजर्स की वर्ब है नीड। यूजर्स को क्या चाहिए और वट है वो एनवायरनमेंट, है ना, ऐसे सेंटेंस बना हुआ है। पोटेंशियल का मतलब है संभावित आने वाले वक्त में। चलिए सिंपल आर्टिकल है, यहीं रैपअप करेंगे जल्दी से। आ जाओ अपने क्विज पे। ढंग से पढ़ा है तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए। मुझे ये बताओ, फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गूगल की रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस का क्या है? गूगल की दादागिरी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अमेजोन को टक्कर देना, जनरल सर्विसेज के अंदर अपनी डोमिनेंस को बनाए रखना, गूगल मैप्स को बढ़ावा देना, या यूट्यूब को दुनिया की नंबर 1 स्ट्रीमिंग ऐप बना देना। तो बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन है? मेरे ख्याल से पढ़ा है अच्छे से, आंखें कान खोल के, तो इजीली आप बता सकते हो। तो पहले कोशिश कर लो खुद से फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले में आपसे पूछा है कि पावर ऑफ बिग आईटी प्लेटफॉर्म्स टू शट आउट कंपटीशन एंड देयरफॉर चॉइस फॉर द यूजर्स। इस फ्रेज से क्या इन्फर किया जा सकता है? इन्फर का मतलब होता है क्या राय बनाई जा सकती है, क्या चीज़ को आप कंक्लूड करके बाहर निकाल सकते हो। तो फ्रेज को अच्छे से पढ़ो और 4 में से एक ऑप्शन को चूज करो। जैसे कॉम्पिटिशन इज नेसेसरी टू एलिमिनेट चॉइस, कॉम्पिटिशन एंड यूजर्स चॉइस आर इन कॉन्ट्रडिक्शन, कॉम्पिटिशन इज ए प्रेक्विजिट टू लिमिट यूजर्स चॉइस, या कॉम्पिटिशन एंड यूजर चॉइस गो हैंड इन हैंड। तो दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इन्फ्रेंस निकाल के आपको बताना है। तो ये बैंक में ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, एसएससी में भी पूछे जाने लगे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स को रखा गया है, जाके चेक करो और मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करके मुझे बताओ आपको कितने मार्क्स मिले। तीसरा, चौथा, पांचवा एरर का क्वेश्चन है, 3 एरर्स इसमें मिलेंगी। आपको मैं हिंट दे देता हूँ कहाँ मिल सकती हैं। एक एरर यहाँ पे, दूसरी एरर इसकी वजह से, और तीसरी एरर्स कहीं यहीं पे कुछ रखी होगी। सही कर दो एरर्स को। 6वें में आपसे पूछा है कीप एट बे। इस फ्रेज को आपको यूज़ करना है इंग्लिश में एक सेंटेंस के अंदर। यूपीएससी में ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, सबको कोशिश करनी है एक सेंटेंस इस पे बना के दिखाओ। लास्ट में आपसे एक फ्रेजल वर्ब रखी गई है कम डाउन ऑन। इसका मीनिंग आपसे पूछा है सपोर्ट करना, लताड़ लगाना, किसी चीज़ को हल्के में दिखाना, मेक लाइट ऑफ करना। मेक लाइट ऑफ करना मतलब किसी चीज़ को हल्का या अनइम्पॉर्टेंट दिखाना। चलिए आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले कमेंट सेक्शन में बताना। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।